दास्तान गो काजी अब्दुल सत्तार। अफसाना चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है। अफसाना कसी हुई सारंगी है, अगर तार ढीले बंधे हैं आवाज़ बेसुरी निकलेगी। अफसाना कसी हुई चारपाई की तरह है, ज़रा कमी रह गई तो पूरी चारपाई ढीली हो जाएगी। तख्लीक के घोड़े की पुश्त पर बैठी मक्खी का नाम तनकीद है। नकीबों की रौबदार आवाज़ें बुलंद हुईं, सबसे दौलतमंद उसलूब के सबसे जलीलुल क़द्र शहंशाह के तुलू का ऐलान हुआ। मायाना कद, छरेरा बदन, कुशादा पेशानी, दराज जुल्फ़ें, किताबी चेहरा, गंदमी रंग, बादामी रंग की शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा, पेशावरी सैंडल, शाहाना अंदाज के साथ जैसे एक एक कदम एक एक सल्तनत पर पड़ रहा। हाज़री ने जलसा दम बखुद, और फिर शहंशाह उस्लूब ने माइक पर खड़े होकर हाज़री ने महफिल पर निगाह की और इरशाद किया, जहानाबाद के ख़ते आसमानी पर शाहजहानी मस्जिद अपने मीनारों के अजीम हाथ बुलंद किए वो दुआ मांग रही थी जिस पर कबूलियत के दरवाजे बंद हो चुके थे। ये आवाज़ जब हॉल में गूंजती थी तो दीवारों पर भी सख्त तारी हो जाता था, कॉर्निश करने लगती थी। ये गरजदार आवाज़ पद्मश्री काजी अब्दुल सत्तार उर्फ छप्पन भैया की थी। आर्ट्स फैकल्टी की पहली सीढ़ी पर जब वो कदम रखते तो मालूम होता कि दीवाने आम में जलवा अफरोज़ होने के लिए कदम उठा रहे हैं और तोपें दागे जा रही हैं। शोबे उर्दू की राहदारी में दरवाजे हाथ बांधे खड़े हैं। इस जलाल अकबरी को देखकर हम जैसे प्यादे सहम जाते थे। बात 1973 की है। हम बाकायदे उर्दू के तालिब इल्म की हैसियत से ग्रेजुएशन के पहले साल में दाखिल हुए। वालिदैन की लाख ख्वाहिश के बावजूद डॉक्टर न बन सके। इसमें गलती हमारी भी नहीं थी। हमारी इब्तदाई तालीम के लिए उन्होंने कस्बा गुन्नौर ज़िला बदायूं के एक उर्दू मीडियम स्कूल का इंतखाब किया था। बस घर वालों के लाख चाहने पर भी हमने ना उर्दू का पीछा छोड़ा और ना उर्दू ने हमें आज़ाद किया। हुआ यूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मशहूर स्कूल मिंटो सर्किल में जब हमारी मुद्दत तालीम पूरी हो गई, यानी 10वीं जमात मुकम्मल कर ली, तो यूनिवर्सिटी में आए। मिंटो सर्किल बर्रे सग़ीर का तारीख़ी स्कूल है। बड़े बड़े सियासतदान, अदीब, शायर, खिलाड़ी जिन्होंने आलमी सतह पर शोहरत पाई, इस स्कूल के मैदान में अटखेलियाँ कर चुके हैं। उस ज़माने में 10वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमारे वालिदैन ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आखिरी कोशिश ये की कि हमें साइंस में भेज दिया, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो, कुदरत ने प्री यूनिवर्सिटी का नतीजा ऐसा दिखाया कि यूनिवर्सिटी ने हमें वहाँ से सीधा शोबे उर्दू भेज दिया कि आपकी सही जगह ये है। इधर उधर वक्त ज़ाया मत कीजिए। बीए ऑनर्स में उर्दू बुनियादी मजमून ठहरा। अफसाने लिखने और शायरी में तुकबंदी करने का शौक़ पहले से था, अब तो खुला मैदान मिल गया। चारों तरफ उर्दू ही उर्दू।
शोबे उर्दू आर्ट्स फैकल्टी की इमारत में दाखिल होते ही सीधे हाथ पर है। फैकल्टी की इमारत इस तरह बनाई गई है कि सीधे हाथ पर मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जिनमें असातिज़ा के कमरे हैं, बाएं तरफ क्लासरूम है। शोबे उर्दू में असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है और कमरे कम, इसलिए कुछ सीनियर उस्तादों को ही सिंगल सीटेड कमरा मिला है, बकिया में शिराकत है, यानी इश्तराकियत है। शोबे उर्दू में आकर ये इंकिशाफ हुआ कि यहाँ असातिज़ा में कुछ मशहूर फ़िक्शन निगार भी हैं और शायर भी, कुछ सिर्फ उस्ताद हैं। उस वक्त शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम थे। कुछ ही दिन में हमें ये मालूम हो गया कि असातिज़ा में एक बड़े अफसाना निगार हैं जिनका नाम है काजी अब्दुल सत्तार। तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले सभी असातिज़ा थे। काजी अब्दुल सत्तार के रौब इतना था कि तलबा आते जाते, डरते डरते, बचते बचाते उन्हें देखने की हिम्मत जुटा पाते थे। लिबास शानदार, चाल ढाल रौबदार, हम जैसे नए तालिबे इल्मों का मरूब होना फितरी बात थी। कैसे बताएं कि हम भी कहानियाँ लिखते होंगे। चेपिद्दी का शोरबा। फिर हुआ यूँ कि हम जैसे कुछ हम उम्र अफसाना निगार निकल आए। उनमें शोबे उर्दू के अलावा दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी थे। वैसे उर्दू शायरों और अदीबों की यूनिवर्सिटी में कमी नहीं थी, हर शोबे में मौजूद थे, खुसूसन अंग्रेज़ी और फ़ारसी में। नौकरी किसी ज़बान में मिली हुई थी, लेकिन शोहरत उर्दू की वजह से मिल रही थी। पता नहीं क्यों अपनी माशी ज़बान को ज़रिए इज़हार नहीं बनाते। खैर, ये उनका मसला था। हो सकता है जिस तरह लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, मादरी ज़बान को भी वही दर्जा देते हों। लेकिन ऐसे लोग गरीब उर्दू वालों पर रौब बहुत डालते हैं। मसलन अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो मिसालें अंग्रेज़ी शायरों और अदीबों की देंगे। फ़ारसी और अरबी वाले अपनी अरबी और फ़ारसी दानी उर्दू वालों के सामने बयान करके मरूब करेंगे। हम उर्दू वाले अपनी ज़बान के उदबा और शौरा के बारे में ही सही तरीक़े से नहीं जानते, रौब में आ जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि अंग्रेज़ी के जिस अदीब का नाम लिया है वो आदमी है या औरत। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। हम अफसाना निगारों में एक शख्स का नाम था शारिक अदीब। बराह रास्त शोबे उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उर्दू से गहरा रिश्ता था। हम सब के मुकाबले में उम्र ज़्यादा थी, यानी हम सब ग्रेजुएशन में थे और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में। सियासियात मज़मून था और सियासत भी खूब जानते थे, लेकिन उन्होंने सब अफसाना निगारों को जोड़ने का काम किया। ख़ुद भी अफसाने लिखते थे। फिर यूँ हुआ कि अफसाना निगारों को मारूफ फ़िक्शन निगार काजी अब्दुल सत्तार की सरपरस्ती हासिल हो गई। फिर क्या था, अब तो पिद्दी के भी पर निकल आए। इतना बड़ा फ़िक्शन निगार सरपरस्ती फरमाए तो अकड़ तो आ ही जाएगी। यूँ काजी साहब से हम करीब होते चले गए और इतने करीब हुए कि काजी साहब के बारे में एक तवील मज़मून लिख दिया जो लखनऊ के सुबह अदब में 1975 में किसी शुमारे में शाये हुआ। अलीगढ़ अपनी गैर अदबी और अदबी सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर है।
यह 8वीं दहाई का ज़माना था जब उर्दू अफसाने ने नई करवट ली। पूरी उर्दू दुनिया में 8वीं दहाई के अफसाना निगार मशहूर हो गए थे। 8वीं दहाई के अफसाना निगार अफसाने को तजरीद, मुबहम अलामत और अदब पर होने वाली शबखूनियत से निकाल रहे थे। अलीगढ़ से बाहर नुमाया नामों में सलाम बिन रज़्ज़ाक़, अनवर ख़ां, अनवर क़मर, अब्दुल समद, हुसैन उल हक़, शफ़क़, अली इमाम नक़वी, साजिद रशीद, मुश्ताक़ मोमिन, शौकत हयात, हुसैन उल हक़ वग़ैरह शामिल थे। अलीगढ़ के 8वीं दहाई के अफसाना निगार काजी साहब के आदमी कहलाने लगे। अमूमन शहरों में शोरा की तादाद ज़्यादा होती है, अलीगढ़ में भी हर ज़माने में ऐसा रहा, लेकिन 8वीं दहाई में अफसाना निगारों की नौजवान जमात शोरा पर हावी नज़र आई। काजी साहब हम सब के लिए किसी पीर से कम न थे। काजी साहब उस वक्त जोधपुर में वाक़े आनंद भवन में रहा करते थे। पुराने तर्ज की खूबसूरत सी कोठी थी। आधे हिस्से में प्रोफेसर वहीद अख्तर की रिहाइश थी। आनंद भवन पहुंचकर वाकई हम सब को आनंद आ जाता था। दीवान पर काजी साहब गाँव तकिया लगा कर बैठते, हम सब सोफ़े या कालीन पर जिसे जहाँ जगह मिलती बैठ जाता। एक या दो कहानी सुनाई जाती, फिर उन पर तबसरा होता। कौसर आपा चाय वाय का इंतज़ाम करती, खुद भी महफिल में शरीक होती, कभी कभी अफसाना भी सुनाती। बहुत शाइस्ता खातून थी। उन महफिलों में कभी कभी दीगर शोबों के असातिज़ा भी शरीक होते थे। 1977 में काजी साहब के कहने पर हम सब ने एक कौमी सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें उर्दू के बेशतर नामवर फ़िक्शन निगार तशरीफ़ लाए, जिनमें जोगेंद्र पाल, इकबाल मजीद, इकबाल मतीन, ग़यास अहमद गद्दी, जीलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, कलाम हैदरी, इज़हारुल हसन वग़ैरह के अलावा नाक़दीन में प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अक़ील और अली अहमद फ़ातमी भी शरीक हुए। अली अहमद फ़ातमी उस ज़माने में अलीगढ़ इस तरह आया जाया करते थे जैसे वहीं के तालिब इल्म हों। सेमिनार के इंतज़ाम में काजी साहब किसी रिसर्च स्कॉलर की तरह लगे हुए थे। हैरत तो मुझे क्या सबको उस वक्त हुई जब पहली बार और आखिरी बार भी काजी साहब को साइकिल चलाते हुए देखा। इफ्तिताई इजलास के दिन काजी साहब सब्ज़ रंग की शेरवानी और हस्ब मामूल चूड़ीदार पाजामा पहने हुए तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम स्टाफ क्लब में हो रहा था। स्टाफ क्लब आर्ट्स फैकल्टी से थोड़े ही फासले पर है। अचानक काजी साहब को कोई काम याद आ गया। मेरे पास साइकिल थी, मुझसे साइकिल ली, साइकिल पर इस तरह सवार हुए जैसे घोड़े पर चढ़े हों, फिर साइकिल की फैकल्टी की तरफ दौड़ा दिया। मालूम हो रहा था कि काजी साहब अमीर हमज़ा साहब करान के घोड़े पर सवार हैं। वो सेमिनार भी बहुत यादगार सेमिनार था। जिस तरह प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने 1985 में 8वीं दहाई के सभी अफसाना निगारों को जमा करके गालिब एकेडमी में एक वर्कशॉप मुनक़िद किया था, काजी साहब की दोस्ती और खौफ से अलीगढ़ के इस सेमिनार में 1960 के बाद लिखने वाले बेशतर अफसाना निगार तशरीफ़ ले आए थे। काजी साहब अपने आव भाव रख रखाव के सबब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से बाहर बहुत बदमिजाज, बददिमाग और ख़ुद परस्त समझे जाते थे। दरअसल वो किसी को खातिर में न लाते थे। लोग उनके सामने ज़बान खोलते हुए
डरते थे, जो कुछ कहते पीठ पीछे कहते थे। हम भी काजी साहब के बारे में ऐसी राय रखते थे जब तक मिले नहीं थे, लेकिन मिलने के बाद सारी गलत फहमी दूर हो गई। वो शरीफे की तरह थे, बज़ाहिर खुरदरापन लेकिन अंदर से निहायत नर्म और शीर। जिसको अजीज़ रखते थे उसकी तकलीफ़ में अफसरदा हो जाते थे। पैगाम आफाकी जब बीमार हुए तो बार बार मुझसे फ़ोन करके उनका हाल मालूम करते थे। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो ख़ुद फ़ोन करके खैरियत मालूम करते। अदबी महफ़िलों में अपने शागिर्दों का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। बहुत कम असातिज़ा ऐसे होते हैं जो अपने शागिर्दों की तरक्की से खुश होते हैं। वो अपने शागिर्दों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते थे। अलीगढ़ में वो अपने रफ़क़ाए कार से ज़्यादा अपने शागिर्दों से करीब थे। या हिंदी वालों में उनकी मकबूलियत ज़्यादा थी। प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह उनके बहुत करीबी दोस्त थे। हमारे सभी प्रोग्रामों में डॉक्टर कुंवरपाल सिंह, डॉक्टर भरमर और डॉक्टर शैलेंद्र जैदी ज़रूर आते थे। यूँ भी हिंदी वालों में वो ज़्यादा पढ़े जाते थे। राजेंद्र यादव और कमलेश्वर वगैरह से उनकी ख़ास दोस्ती थी। एक बार दहली तशरीफ़ लाए। जामा मिलिया में उनका लेक्चर था। प्रोग्राम के बाद मुझसे कहा, आज मैं तुम्हारे यहाँ क़याम करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती थी। मैं उन्हें घर ले आया। बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। बीवी को लगा जैसे ससुर आ गए। डरी डरी सहमी बच्चों को दादा मिल गए। शाम की चाय के बाद काजी साहब ने कहा, चलो वाहिजुद्दीन के घर चलते हैं। उसका घर कहाँ है? वाहिजुद्दीन अलवी मुजीब बाग में रहते हैं। काजी साहब को देखकर बहुत खुश हुए। रात को सोते वक्त दूसरे दिन का प्रोग्राम काजी साहब ने बताया कि सुबह कमलेश्वर से मिलने जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। दूसरे दिन डाइनिंग टेबल पर नाश्ते में जब पराठे आए तो काजी साहब की हिचकिचाहट महसूस करते हुए मैंने कहा, इनमें घी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैतून का तेल है। हिचकिचाहट दूर हो गई। नाश्ते के बाद हमारी बीवी से कहने लगे, दुल्हन, आज बरसों बाद मैंने नाश्ते में पराठे खाए हैं। खाते वक्त मैंने इसलिए तारीफ़ नहीं की कि खाने के दरमियान खाने की तारीफ़ भांड मिरासी किया करते हैं। जीती रहिए और सुनिए, अगर आप मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं आपको पहचान नहीं सकूंगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जब किसी के घर जाते हैं तो बहू बेटियों को निगाह उठाकर नहीं देखते। काजी साहब का उस तहजीब से ताल्लुक़ था जिसमें अपने अजीज़ों से जीते रहिए कहा जाता था। काजी साहब ने हमेशा मुझसे फ़ोन पर यही कहा, जीते रहिए। अब कोई ये कहने वाला नहीं है। नाश्ते के बाद काजी साहब 10 बजे तैयार हो गए। मैंने कहा, मैंने कंघा पेश किया। मुस्कुराकर कहने लगे, आप चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं? मालूम है, जब किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करते हैं तो ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा रहता है। मैंने कमलेश्वर जी का पता मालूम कर लिया था। वो सूरजकुंड फरीदाबाद में रहते थे। मैं काजी साहब को अपनी गाड़ी से लेकर वहाँ तक गया। काजी साहब ने कमलेश्वर जी से आगरा के किसी पुलिस ऑफिसर से अपने बेटे की सिफारिश के लिए कहा, जो आगरा जेल में किसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार था। कमलेश्वर जी से
रुखसत होकर जब काजी साहब गाड़ी में बैठे तो बहुत खामोश थे। मैंने खामोशी की वजह मालूम की तो थकी हुई आवाज़ में कहने लगे, ये काजी अब्दुल सत्तार अपनी औलाद की मोहब्बत से मजबूर है, वरना इस तरह किसी के दरवाज़े पर नहीं जाता। ये हकीकत थी। 1980 तक हम में से कुछ लोग अलीगढ़ से रुखसत होकर दूसरे शहरों में चले गए, लेकिन काजी साहब से उनकी वफ़ात तक किसी का रिश्ता नहीं टूटा, न उन्होंने किसी से रिश्ता ख़त्म किया। काजी अब्दुल सत्तार उर्दू फिक्शन का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुतअद्दिद नावल लिखे, अफसाने लिखे। काजी साहब को उनके मुनफरिद उसलूब और मखसूस मौजू की वजह से एक अलहदा शनाख्त मिली। काजी साहब की पैदाइश ज़िला सीतापुर के मछरेटा गांव में हुई। ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। ज़मींदारी ख़त्म हो गई, लेकिन उनके तर्ज़ ज़िंदगी में आखिर वक्त तक कोई फ़र्क नहीं आया। कैसे ही हालात रहे, उसी शान और आन बान के साथ ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों से हमेशा दोस्ती निभाई, अजीज़ों और शागिर्दों पर मोहब्बत और शफ़क़त लुटाई, मुनाफ़िक़ों को धूल चटाई। कभी समझौता नहीं किया। न खुशामद पसंद लोगों को पसंद करते थे और न किसी के आगे दामन फैलाते थे। खुददार इंसान थे, खुद ही को हमेशा बुलंद रखते थे। अगर किसी पर तनकीद करनी है तो भरी महफिल में उसके रूबरू कहने में झिझक महसूस नहीं करते थे, नतीजा कुछ भी हो। एक दफ़ा दिल्ली उर्दू एकेडमी में कमर रईस साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद हसन के जश्न का इनेकाद किया। काजी साहब को भी अलीगढ़ से बुलाया। किसी उस्ताद ने दौरान तकरीर हसन साहब पर तनकीद कर दी। काजी साहब खड़े हुए, माइक पर पहुँचे और इस कदर सख्त लहजे में उस शख्स को तंबीह की कि हाल में सन्नाटा छा गया। उर्दू एकेडमी के इसी प्रोग्राम के इख्तिताम पर दूरदर्शन के एक नौजवान एंकर ने मुझसे कहा कि मैं इनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने भाई साहब से कहा और उस लड़के से कहा कि तुम अपना कैमरा तैयार करो, मैं बुला कर लाता हूँ। मैंने काजी साहब से कहा कि दूरदर्शन वाले आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मेरे कहने पर काजी साहब तशरीफ़ लाए, कुर्सी पर बैठे, कैमरा ऑन हुआ। नौजवान ने पहला ही सवाल काजी साहब से ये किया, आपका नाम क्या है? काजी साहब लाहौल पढ़ते हुए एक झटके के साथ उठ खड़े हुए, माइक एक तरफ को फेंका और ये कहते हुए चले गए, अजीब जाहिल लोग हैं। ये काजी साहब की अना थी और एंकर की नातजुर्बेकारी। जब किसी का इंटरव्यू करते हैं तो पहले उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करते हैं। जब भी काजी साहब दिल्ली तशरीफ़ लाते तो नसीर साहब या पैगाम के यहाँ क़याम करते। मेरे यहाँ कई बार आए, लेकिन क़याम एक दो बार ही किया। दरअसल नसीर साहब और पैगाम के घर पर उन्हें माहौल और आज़ादी काफ़ी मिल जाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, काजी साहब JNU में नसीर साहब के घर पर ठहरे हुए थे। मैं जब मिलने के लिए पहुंचा तो मुझे अपने कमरे में ले गए। मेज़ पर खाली बोतल दिखाकर कहने लगे, तुम्हारे पास गाड़ी है? ज़रा मुनीर का चले जाओ और ये ले आओ। मेरी उस वक्त अजीब हालत हो गई। मुंह से ना हाँ निकलते बनी और ना इनकार के लिए ज़बान खुली। कहने लगे, क्या हुआ? मैं बमुश्किल कह पाया, मैं अभी हज करके आया हूँ।
ये मुनासिब नहीं। मैं हकला रहा था, काजी साहब ने फ़ौरन कानों पर हाथ रखे और कहने लगे, ला हौल बिला कुव्वत, तौबा तौबा, मैं गुनाह से बच गया, माफ़ करना माफ़ करना। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। काजी साहब ने ज़िंदगी चाहे गालिब की तरह गुजारी हो, लेकिन खालिद बिन वलीद की तरह रसूल खुदा से मोहब्बत करते थे। मुजाहिदाना अंदाज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा था। दारा शिको से गंगा जमनी तहज़ीब का दर्स लिया था। वो शब गज़ीदा फ़नकार गुबारे शब में भटकते हुए बादल को मज्जू भैया का ये पैगाम देता था कि अब किसी हज़रत जान का पहला और आखिरी ख़त नहीं आएगा। रज़्ज़ोबाजी की आँखें पथरा गई थी। पीतल का घंटा बस एक कहानी बन चुका था। नया कानून आने के बाद मीरास में बस एक दीवाली का दिया बचा था, जो लाला इमाम बख्श ने ठाकुर द्वारे की मालकिन के आगे रख दिया था, जिसकी मध्यम रोशनी से ताजम सुल्तान का हुस्न चमक रहा था। लेकिन भूले बिसरे कभी मुजरा होता था। काजी साहब की शख्सियत में हमेशा वो दमक बाकी रही। न उनकी आवाज़ की खनक मध्यम पड़ी, न उनकी चाल की कड़क पर कभी फ़र्क आया। हर महाज पर जवा मर्दी से मुकाबला किया। गालबन 2 साल पहले की बात है, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं अयादत के लिए अलीगढ़ उनके पास गया। कहने लगे, पिछले साल इन्हीं दिनों में कौसर और गुड्डे गए। मैं समझा मेरा भी वक्त आ गया, लेकिन सख्त जान निकला। फिर पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने बताया, गाड़ी से। रुकोगे या वापस जाओगे? मैंने कहा, वापस जाना है। तो फिर जाओ, रात हो जाएगी। ड्राइवर से कहना आहिस्ता चलाए। ये थे काजी साहब। इंतकाल से कुछ पहले मेरे पास फ़ोन आया, इब्ने कमल बोल रहे हो? मैंने जवाब दिया, जी। देखो, तुम्हारे यहाँ जैतून के तेल का इस्तेमाल होता है। कल एक साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जैतून का तेल मुस्तकिल इस्तेमाल करने से मोटे हो जाते हैं। जी, मैंने ये बात किसी से नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखना, जीते रहिए, खुदा हाफिज़। फ़ोन काट दिया। काजी साहब फ़ोन पर बात मुकम्मल हो जाने के बाद फ़ौरन बंद कर देते थे। फ़ोन पर इस तरह बात करते थे जैसे तार भेज रहे हो। मैंने अपनी बीवी से दरियाफ़्त किया कि काजी साहब को जैतून के तेल के इस्तेमाल की बात कैसे मालूम। याद करने पर याद आया कि कई साल पहले नाश्ते के वक्त ज़िक्र आया था। काजी साहब के दिल में अपने अजीज़ों के लिए इस तरह की मोहब्बत थी। काजी साहब जब अपने शागिर्दों के बीच होते तो बहुत खुश होते थे, मुस्कुराते रहते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। गुस्से का इजहार बराबर वालों के सामने होता था। हम सब के लिए अलीगढ़ का एक नाम काजी अब्दुल सत्तार था। 1954 में काजी साहब अलीगढ़ आए थे और 1918 में अलीगढ़ ही की ज़मीन को बिछौना बना लिया। काजी साहब एक मुनफरिद उसलूब और शख्सियत के मालिक थे। उनके उसलूब और शख्सियत के सहर में उनकी ज़िंदगी में भी क़ारीन और शायकीन गिरफ़्तार थे और न जाने कब तक रहेंगे। उठकर तेरी महफ़िल से चले आते हैं, लेकिन चलते हैं तो लगता है कि ज़ंजीर पड़ी है।